नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। मध्य प्रदेश में ओला कैब में सफर करने वाली महिलाओं को सावधान करने वाली खबर है। मामला सामने आया है राजधानी भोपाल में, जहां पर ओला कैब में एक महिला के साथ रेप की वारदात सामने आई। आरोपी ओला कैब टैक्सी का ड्राइवर बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से आज के दौर में ऑनलाइन कैब सर्विसेज मिल रही हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, इसमें रेप का सिलसिला कब थमेगा। दिल्ली की बात करें तो यहां पर उबर कैब में रेप का मामला सामने आया था, और अब मध्य प्रदेश में भी तस्वीर सामने आई है, जहां पर कैब में सफर करना खतरनाक हो रहा है। मामला सामने आया है राजधानी भोपाल से, जहां पर ओला कैब में एक महिला के साथ रेप की वारदात सामने आई है। आरोपी ओला कैब टैक्सी का ड्राइवर बताया जा रहा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर उस कैब की जहां पर रेप हुआ, उसके बाद दूसरी तस्वीर उस आरोपी ड्राइवर की है, और तीसरी तस्वीर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से टैक्सी सर्विस देने की बात की जाती है, आधुनिक टैक्सी सर्विस देने की बात की जाती है, ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच लगातार ये वारदात जो सामने आ रही है, ये सुरक्षा पर सीधे तौर से सवाल बनते हैं। इससे पहले दिल्ली में उबर कैब में एक युवती के साथ रेप का मामला सामने आया था, लेकिन अब राजधानी भोपाल में भी ओला कैब में एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर बार बार सवाल उठते रहे हैं। एक बार फिर से राजधानी भोपाल के कोहे फिजा इलाके में एक महिला से रेप का मामला सामने आया है। ओला कैब के ड्राइवर पर रेप का आरोप लगा है। घटना 29 दिसंबर की है, जब पीड़ित महिला ओला कैब में सफर कर रही थी और इसी दौरान आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक महिलाएं कैब के अंदर भी दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। और हमारे साथ अरविंद सक्सेना साहब जुड़ रहे हैं, एसपी हैं। सक्सेना साहब, जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है, फिलहाल पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या प्लान है? देखिए, इसमें घटना जो है वो 29 दिसंबर की देर शाम की रिपोर्ट की गई थी, और जैसे ये घटना 1 तारीख को थाने में मतलब महिला के द्वारा सूचना दी घटनास्थल पर में जी, उसमें तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया, और उसके बाद जो आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है जी। इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नॉर्मली ऑनलाइन बुकिंग होती है गाड़ियों की, तो पूरा रिकॉर्ड इनका सेंट्रलाइज जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे रहता है। लेकिन यहाँ पे जो महिला थी वो पूर्व परिचित थी उनकी ड्राइवर की जी, तो उन्होंने मतलब जो है डायरेक्ट कॉल करके मतलब ड्रॉप करने के लिए उनको ऑप्ट किया था। तो थोड़ा सा स्पेशली हम सेंसिटाइज करेंगे सभी मतलब जो है ऐसे व्यक्तियों को जो हायर करते हैं इनको, कि ऑनलाइन इनकी बुकिंग करें, पर्सनल या इंडिविजुअल यदि कोई पहचान हो तो उस ढंग से मतलब इनको ऑफ ना किया जाए जी। और सेकेंडरी जो ड्राइवर्स हैं उनका वेरिफिकेशन भी जो है उसको 100% बिल्कुल अनिवार्य किया जाएगा, और इसमें जो इनके ऑपरेटर्स हैं उनको भी पूरा सेंसिटाइज किया जाएगा कि वो 100% वेरिफिकेशन कराने के बाद ही और एंटीसीडेंट चेक कराने के बाद ही अच्छे कैरेक्टर के ड्राइवरों को इसमें रखते हैं जी। और थर्डली जो हमारी इसमें तो स्ट्रेटजी ये भी रहेगी कि लगातार मतलब प्रचार करके लोगों को ये बताना है हमें जो है सभी वर्ग को, चाहे वो पुरुष वर्ग भी हो महिला वर्ग भी हो, कि बिना मतलब जो है ऑनलाइन बुकिंग के इस प्रकार के मतलब लोगों को डायरेक्ट ऑफ ना किया तो बेटर है, क्योंकि उस पर एक नेचुरली साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। जो सेंट्रलाइज रूम में सेंट्रल कंट्रोल रूम में सूचना रहती है कि इनको हायर किया गया है या कहाँ भेजा जा रहा है, मतलब संबंधित व्यक्ति को जिसने हायर किया है, तो उससे वारदात करने में निश्चित रूप से आदमी को एक दिमाग में जो है आशंका रहती है कि हम तुरंत फंस जाएंगे। यहाँ तो एक बहुत ये चीज क्लियर थी कि ये पहले से जानती है और कई बार मतलब जो उसको वो ड्रॉप कर चुका है कंसर्निंग व्यक्ति को, तो वो नाम से पहचानती थी। अगर ये उस प्रकार की घटना होती कि जिसमें कोई व्यक्ति उसको पहचानती भी नहीं, तो ये फिर गिरफ्तारी और मतलब जो है हमारी मुश्किल का काम हो जाता जी। तो ये सेंसिटाइजेशन ये भी बहुत जरूरी रहेगा, और बाकी इनके तो जो ऑपरेटर्स हैं और उनके जो ओनर्स हैं उनको तो हम कॉल करके जो है एंटीसीडेंट चेक करने के ड्राइवरों के
और बाकी मतलब जो कैमरा सिस्टम वगैरह से मतलब जो है पूरा उसके जो मूवमेंट है उसको ऑपरेट करने के लिए और मतलब जो स्टिक्स ऑप्शन देंगे हम। जी, एसपी साहब एक बात और समझना चाहेंगे आपसे। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर उबर कैब में भी रेप का मामला सामने आया, कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो क्या आपको जांच के दौरान या तमाम पुराने अनुभवों को देखते हुए लगता है कि जो ये कैब्स की कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, इनकी तरफ से कहीं ना कहीं इस पूरी सर्विस को चलाने में लापरवाही हो रही इस तरीके से, इसलिए ड्राइवरों की मनमानी भी कई बार सामने आ जाती है और इस तरीके की बड़ी बड़ी घटनाएं भी सामने आ जाती हैं? देखिए, ये जो सिस्टम बनाए जाते हैं इसमें जो रेगुलेशन रहते हैं वो तो मतलब जो है बहुत मतलब जो क्लियर रहते हैं, लेकिन इनका पालन कराना जी जो कंसर्निंग मतलब जो ओनर्स हैं और उनका मैनेजमेंट है, उनका मेन दायित्व है। और अगर इसका जो निर्वहन है और इसको वो कम्प्लीटली परस्यू करें तो मेरे ख्याल से ऐसी घटनाओं को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो इसमें उनके लेवल पर बहुत ज्यादा मतलब संवेदनशील होने की आवश्यकता है। यदि आप किसी सिस्टम को चला रहे हैं तो उसमें आपको प्रोफेशनल अप्रोच नहीं रखना है, बल्कि जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना आपका बराबर का लक्ष्य होना चाहिए जी। और बराबर का आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और इनको भी काफी एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब कड़ा करने की जरूरत है जो इस ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं, मतलब परमिट अर्जित करने के बाद। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर पुलिस का जिस तरीके से कार्रवाई हुई, पुलिस का क्या पक्ष है वो बताने के लिए। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आई है भोपाल से कि अब महिलाएं कैब सर्विसेज जो लेती हैं वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ओला कैब में एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आया। हालांकि आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का यह कहना है कि सेंट्रलाइज जो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम होता है उसका महिला ने इस्तेमाल नहीं किया था, वो व्यक्तिगत तौर से उस ड्राइवर को जानती थी, इसलिए यह घटना सामने आई है। ऐसे में जो उपभोक्ता है उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन कम से कम वो ऑनलाइन बुकिंग करें तो सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत करें। लेकिन उस सिस्टम को फॉलो करने के बाद भी घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में सवाल गंभीर हो जाता है कि क्या ये कैब सर्विसेज सुरक्षित नहीं है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। आशुतोष, आरोपी गिरफ्तार हो गया है इस मामले में, लेकिन क्या ये माना जाए कि गिरफ्तारी भर से जो खतरा है वो टल गया? ये जो खतरा है जिस तरफ इशारा मिल रहा है इस घटना के बाद, कितनी गंभीर घटना माना जाए इसको? देखिए उद्देश्य इतना तो साफ है कि ये जो तमाम जो कैब कंपनीज रहती हैं, चाहे वो उबर कैब की हम बात करें दिल्ली में या अभी भोपाल में ओला कैब की बात करें, ये अपने विज्ञापन के जरिए इस कदर खुद को प्रसारित करती हैं कि जो ग्राहक होता है उसका इन कैब के प्रति भरोसा यहाँ पर पैदा होता है। ये कैब्स ये भरोसा भी दिलाती हैं कि आप किसी भी वक्त फोनलाइन के जरिए आप बुकिंग कीजिए, आपके पास एक ऐसा व्यक्ति हाजिर होगा जो आपको निर्धारित गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं भरोसा यहाँ पर पैदा किया जाता है। अलबत्ता इस केस में जरूर ऑनलाइन बुकिंग भले ही नहीं हो, लेकिन बुकिंग उस ओला कैब ड्राइवर की है जिसे वो 2.5 साल से जो महिला है वो जानती थी। भरोसा यहाँ पर कायम हुआ था। कहीं ना कहीं यहाँ पर उस भरोसे का ही यहाँ पर खून हुआ है। निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं के लिए भी नसीहत है कि वो ऑनलाइन की तरह से ये पूरी बुकिंग कराएं, और साथ ही इन कैब कंपनीज के लिए भी ये यहाँ पर सोचने वाली बात है कि किस तरह के ड्राइवर्स को वो यहाँ पर अपने साथ अपॉइंट कर रहे हैं, क्या उनका वेरिफिकेशन पूरी तरह से कराया गया या नहीं कराया गया, उन्हें क्या ये ताकीद किया गया है कि नहीं किया गया कि वो इस तरह से डायरेक्ट जो है वो बुकिंग ना लें और सीधे जो है ऑनलाइन के थ्रू ही वो बुक करने के लिए अपने ग्राहक को कहें। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे सिस्टम में फॉल्ट हैं जिसका फायदा ये उठाया जाता है और इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं। अवधेश, जाहिर सी बात है, और उसी सिस्टम का जो एक लूप होल मिला उसके मद्देनजर ये बड़ी घटना सामने आ गई। लेकिन आशुतोष, इस तरीके से पुलिस का कहना है कि वो अब इन कंपनियों को नसीहत देंगे, उनसे बातचीत की जाएगी कि आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन तमाम बड़ी घटनाएं हुई, हर बार प्रशासन का यही पक्ष रहा, फिर चाहे मध्य प्रदेश के बाहर की बात रही हो। तो क्या लगता है कि इतना आसान होगा पुलिस के लिए भी कि इन कंपनियों को नसीहत दी जाए और कंपनियां बिल्कुल ट्रैक पर काम करने लगेगी नियमों के मुताबिक? अब बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हमें ये पता रहे या इस बात का अंदेशा रहे कि इस तरह की घटनाएं हो सकती है, तो एक आदमी किसी भी तरह की सावधानी बरतता है, प्रिकॉशंस लेता है। लेकिन अगर इस तरह का भरोसा कायम कर दिया जाए कि आप जिस ओला कंपनी कैब हो या उबर कंपनी कैब हो, या आपको सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी, कंपनी इसकी जिम्मेदारी ले रही है, तो कहीं ना कहीं एक भरोसे की वजह से थोड़ा आदमी या कोई भी शख्स असावधान हो जाता है, और इसी असावधानी का यहाँ पर फायदा इस ड्राइवर ने उठाया है। यहाँ पर जरूरी है कि इस तरह की कंपनीज के तहत इस गाड़ी के अंदर भी इस तरह की सावधानी सूचक यहाँ पर निर्देश यहाँ पर लगाए जाए कि अगर ड्राइवर कोई गड़बड़ करता है या कुछ इस तरह से आपको कहीं दूसरे रास्ते पर लेकर जाता है,
या किसी हरकत करने की कोशिश करता है तो क्या इमरजेंसी बटन्स वहां पर दिए जाएं, जिसके जरिए उस बटन को दबाने के बाद तत्काल ये सूचना पहुंचे कि ड्राइवर कुछ गलत हरकत कर रहा है। इस तरह का मैकेनिज्म यहाँ पर डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि ड्राइवर भी एक इंसान है और किसी तरह की भी वो गलती कर सकता है, और गलती होने के बाद तमाम तरह की बातें जरूर की जाएगी। प्रिकॉशंस के तहत यहाँ पर पीछे जो कस्टमर बैठता है वहां पर एक अलर्ट बटन जरूर होना चाहिए, जिसके जरिए अगर किसी भी प्रकार का कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तो उस बटन को तत्काल प्रेस करके, यानी कि तत्काल दबाकर ये सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन और कंपनी के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाए कि ड्राइवर यहाँ पर कोई गलत हरकत कर रहा है। अवधेश, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सुरक्षा के मापदंड भी तय करने होंगे। लेकिन आशुतोष, यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है, जिस तरीके से पुलिस का पक्ष सामने आ गया, आरोपी भी गिरफ्तार हो गया, लेकिन इतनी बड़ी घटना सामने आने के बाद क्या ओला कैब की तरफ से कोई सफाई आई है? इस मसले पर कोई उनकी तरफ से पक्ष आया है? बिल्कुल अवधेश, अभी तक ओला कैब की तरफ से कोई भी यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं आया है, और अभी इस बात की भी तस्दीक की जानी बाकी है कि क्या ओला कैब ने दीपक बामने जो इस पूरे मामले में आरोपी है उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया था या नहीं करवाया था। अभी इस पूरे मामले की तस्दीक होना बाकी है, और फिलहाल यही वजह है कि शायद मुमकिन है, शायद यही वजह है कि अभी तक ओला कंपनी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं आया है। जाहिर सी बात है, तो इस तरीके से पूरी जो तस्वीर सामने आ रही है, इसमें सुरक्षा के जो मानक है वो कहीं ना कहीं पर ताक पर रखे हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी उपभोक्ताओं को भी अपनी सुरक्षा के मद्देनजर सावधानी बरतनी होगी। शुक्रिया आशुतोष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स और जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे मामले में नई बात सामने आई है। थोड़ी देर पहले भोपाल एसपी अरविंद सक्सेना जी ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से फोन पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला पहले से ही ड्राइवर को जानती थी, पीड़िता ने कैब की ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी। यहां पर एक चूक महिला की तरफ से भी की गई। पुलिस की तरफ से भी सलाह दी गई है कि अगर आप इन कैब कंपनीज की सर्विसेज को लेते हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग करें, ताकि सेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए आप उस सर्विस को लें, क्योंकि इस तरीके से व्यक्तिगत स्तर पर अगर आप सर्विस को लेते हैं तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इस पूरे मामले में एक बड़ी बात यह सामने आई है। थोड़ी देर पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भोपाल एसपी अरविंद सक्सेना ने बात की। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिला पहले से ही ड्राइवर को जानती थी और पीड़िता ने कैब की ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी। पर्सनल लेवल पर उसने ड्राइवर को बुलाया था, सर्विस ली थी, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि आरोपी को पकड़ा गया है। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। इस वक्त खबर ये आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा जा रहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद है। वर्तमान अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक पर्चा भर रहे हैं। धर्मलाल के अलावा और कौन कौन कैंडिडेट मैदान में है, ये जानने के लिए रायपुर का रुख करेंगे, वहां से अपडेट लेके। लेकिन आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और इस वक्त खबर ये आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा जा रहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद है। वर्तमान अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक पर्चा भर रहे हैं। तो आज दोपहर तक अध्यक्ष पद के नाम का ऐलान हो जाएगा। सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी इससे पहले इस बारे में बयान दे चुके हैं। जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, फिलहाल क्या अपडेट है? तमाम जो बीजेपी के आला नेता हैं सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ में परिसर में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत तमाम सांसद और प्रदेश के मंत्री विधायक सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आने की शुरू हो चुकी है, लेकिन औपचारिक रूप से जो नामांकन डालना है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और धर्मलाल कौशिक एकमात्र अब तक दावेदार सामने आए हैं जो अध्यक्ष पद के लिए जिनका नामांकन किया जाना है, और तमाम जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी लोग सर्वसम्मति से धर्मलाल कौशिक को यहाँ पर अध्यक्ष चुनेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है कि प्रदेश प्रभारी अनिल जैन का यहाँ पर वो जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं नामांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उनके चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जी शुक्रिया देवेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि रायपुर बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए रायपुर में नामांकन भरा जा रहा है। वर्तमान अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक पर्चा भर रहे हैं। बस प्रदेश प्रभारी का इंतजार है, उसके बाद आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। चुनाव पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी ने, आप भी देखिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए भूपेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भूपेंद्र जी से बात करने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र जी, किस तरह की चुनाव प्रक्रिया होने जा रही है? नहीं, पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रक्रिया होती है उसी तरीके से रहती है। क्या ये माना जाए कि धर्मलाल कौशिक ही दोबारा प्रदेश अध्यक्ष होंगे? मैं अभी ये तो पार्टी तय करेगी, घोषणा होगी, आपको सारी चीजें घोषणा। चुनौतियाँ कम नहीं होंगी जो अध्यक्ष बनेंगे, तो किस तरह के निर्देश आप देंगे अपनी ओर से?
यादव जी, पार्टी में जो भी अध्यक्ष बनेगा चुनौतियां कम नहीं होंगी, किस तरह के निर्देश देंगे अपनी ओर से? नहीं, पार्टी पूरे देश में सेवा के संकल्प और मिशन के साथ लगी हुई है। हम पूरी निष्ठा के साथ अपने कम मिशन को आगे बढ़ाते हैं। जो भी अध्यक्ष बनेंगे, चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में जो हालात पहले थे उस तरह का भी नहीं है, निकाय चुनाव में हार का सामना। पार्टी एक पूरे मिशन के नाते काम कर रही है, उसी को आगे बढ़ाएं। कब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? अभी आपको दोपहर में तक सब। ये भूपेंद्र यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी चुनौतियां होंगी उनका सामना किया जाएगा और साथ में सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। कैमरा पर्सन नरेश चौरंग के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन का क्या कहना है, किसके सिर सजेगा अध्यक्ष पद का ताज, ये जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी ने अनिल जैन से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। इस समय हमारे साथ अनिल जैन जी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, और बीते दिनों जिस तरह से प्रदेश में बीजेपी के अंदर सियासी समीकरण बने हैं उन पर बातचीत करेंगे। जैन साहब, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, क्या और कितने लोग नामांकन भर सकते हैं, इसमें किस तरह की प्रक्रिया होगी, कब तक चुनाव संपन्न होंगे? सामान्य रूप से भारतीय जनता पार्टी में सर्वसम्मति से चुनाव होते हैं। सारे चुनाव जिलों के भी सर्वसम्मति से हुए, ये भी चुनाव सर्वसम्मति से होगा, ऐसा मुझे लगता है। कोई नामांकन बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, और क्योंकि चुनाव है, किसके मन में क्या है ये उसी समय देखा जाए। धर्मलाल कौशिक जी का जो 1 साल का कार्यकाल रहा, उसे किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी जो सदस्यता अभियान की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा रहा है, निकाय चुनाव की बात की जाए तो काफ़ी डाउनफॉल रहा है। नहीं, चुनाव अच्छा रहा है और धर्मलाल जी ने अच्छा काम किया है, और उनके चुनाव सदस्यता, नीचे की इकाइयों का गठन सब बहुत सुचारू रूप से हुआ है। कई बार चुनाव, इससे पहले जो स्थानीय निकाय के चुनाव थे उनमें बीजेपी काफ़ी अच्छे मतों से आगे थी, तो कई बार कई चुनाव की स्थानीय परिस्थितियाँ भी होती हैं, इसमें धर्मलाल जी से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के यह बात भी उठी थी, आदिवासी नेतृत्व तो दोबारा दिया जाना चाहिए, तो क्या इस पर भी पार्टी को विचार कर रही है? नहीं, ऐसे ही ये आवाज़ तो तमाम तरह की उठती है, पार्टी सब बातों पर विचार करती है। तो स्थानीय परिस्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सर्वसम्मति बनाई जाएगी और उनका चयन किया जाएगा, और प्रदेश में जो हार मिली है उसको लेकर के मंथन किया जाएगा। कैमरामैन नरेश चौरंग के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। इस वक्त बड़ी खबर पखांजूर से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बांदे थाना क्षेत्र के कोरेनार जंगल में मुठभेड़ जारी है। पखांजूर एसडीओपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। तो इस वक्त बड़ी खबर पखांजूर से है, जहां पर एक बार फिर से सुरक्षा बल और नक्सली आमने सामने है। यहाँ पर मुठभेड़ चल रही है। बांदे थाना क्षेत्र के कोरेनार के जंगलों में मुठभेड़ जारी है। पखांजूर एसडीओपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है, बताया है कि अभी मुठभेड़ सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच जारी है। तो इस वक्त बड़ी खबर पखांजूर से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बांदे थाना क्षेत्र के कोरेनार के जंगलों में ये मुठभेड़ जारी है। और बड़ी खबर ग्वालियर से भी है, जहां पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। जमीन बेचने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। आरोपी रेवेन्यू इंस्पेक्टर महेंद्र पाल राणा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। रेवेन्यू इंस्पेक्टर समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।